गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आर के विज्ञान पीजी कॉलेज कालवाड़ में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र कुमार। आज अपन अरस्तु के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इससे पहले अरस्तु का जो जीवन परिचय है उस जीवन परिचय और अरस्तु को प्रथम वैज्ञानिक क्यों कहा जाता है इसके बारे में अपन विस्तृत अध्ययन कर चुके थे। इसके साथ साथ अपन उसकी जो ग्रंथ हैं ग्रंथों के बारे में और उसकी जो अध्ययन पद्धतियां हैं उनके बारे में भी अपन विस्तृत अध्ययन कर चुके थे। आज अपन अरस्तु ने राज्य की जो उत्पत्ति की सिद्धांत में जो सिद्धांत प्रतिपादित किया उसके बारे में आज विस्तृत अध्ययन करेंगे। राज्य की उत्पत्ति में अरस्तु ने जो सिद्धांत है वो देखें। राज्य की उत्पत्ति में अरस्तु ने यह कहा कि अरस्तु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति जीवन की आवश्यकता। अरस्तु ने राज्य की उत्पत्ति के लिए राज्य की उत्पत्ति जीवन की आवश्यकताओं से होती है। राज्य की उत्पत्ति जीवन की आवश्यकताओं के अनुसार होती है। अपनी दैनिक आवश्यकताओं को जुटाने के लिए एवं जीवन को सुखमय और सुंदर बनाने के लिए व्यक्ति को अनेक समुदायों की आवश्यकता होती है। अपने जो लाइफ या जो जीवन है उस जीवन को सुखमय बनाने के लिए व्यक्ति के समुदायों की आवश्यकता होती है। और जब समुदाय की आवश्यकता होती है तो व्यक्ति आत्मनिर्भर एवं पूर्णता को प्राप्त करता है। जब आत्मनिर्भरता और पूर्णता को आत्मनिर्भरता और पूर्णता को प्राप्त करता है। राज्य के अस्तित्व का एक प्रमुख कारण व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना है। व्यक्ति का अस्तित्व यानी कि राज्य में व्यक्ति का अस्तित्व होता है, वजूद होता है और उस वजूद को बचाने के लिए राज्य को आत्मनिर्भर होना जरूरी है। अरस्तु के अनुसार सर्वप्रथम परिवार की स्थापना के बाद में जब कई परिवार रिलेशनशिप के माध्यम से परिवार बने। जब परिवार बनने के बाद में गांव बने, गांव से नगर बने, नगर से राज्य बने। तो कहने का मतलब अरस्तु महोदय ने सर्वप्रथम मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए राज्य की उत्पत्ति होना आवश्यक बताया है। और अरस्तु ने यह कहा कि राज्य में रहकर ही व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। राज्य में रहकर ही व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। राज्य में रहकर ही व्यक्ति सर्वांगीण विकास कर सकता है। तो यहाँ पर पहले बच्चों अधिकतर ये पूछ लिया जाता है कि जब मनुष्य को जो आधारभूत सुविधाओं की आवश्यकता हुई तो राज्य का निर्माण हुआ और राज्य में ही व्यक्तियों को आधारभूत सुविधाएं प्राप्त होती हैं, मिलती हैं। जब आधारभूत सुविधाएं मिलेंगी तो व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास होगा। वैदिक काल हो चाहे उत्तर वैदिक काल हो और वर्तमान में भी देखो राज्य ऐसा हो जो लोक कल्याणकारी हो, लोगों का विकास करने वाला हो। राज्य का उद्देश्य यही होता है कि जनहित में कार्य करे, जनता को अधिक से अधिक सुविधाएं मिले। अपन ये कह सकते हैं कि राम राज्य। तो अरस्तु का भी यही मकसद था कि राज्य आत्मनिर्भर बने। लेकिन आत्मनिर्भर तभी बन सकता है जब व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करे। अरस्तु ने कहा कि सद्गुण सर्वोपरि है और सद्गुण सर्वोपरि है तो निश्चित तौर पर अपनी जो आवश्यकता है उस आवश्यकता के
योग्यता के अनुसार कार्य करेगा, और जब कार्य करेगा तो आधारभूत सुविधा की योग्यता के अनुसार ही लेगा। ये अरस्तु महोदय ने कहा। अपन इसमें जो स्वांगण है, स्वांगण या स्वांगणता है, जो अपन ये इसको इस प्रकार से कह सकते हैं। स्वांगणता से क्या तात्पर्य है? स्वांगणता से तात्पर्य लोगों को आधारभूत सुविधा तो मिले ही मिले, कहने वाला लोगों का चहुमुखी विकास या राज्य का चहुमुखी विकास, जिसमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास हो। शारीरिक का मतलब शरीर सुख में हो, पहला सुख निरोगी गया। मानसिक, उसका जब स्वस्थ शरीर स्वस्थ होगा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होगा, तो निश्चित तौर पर मानसिक जो अच्छे उस व्यक्ति के मन में, उस दिमाग में, उसके मस्तिष्क में अच्छे विचार होंगे। जब अच्छे विचार होंगे निश्चित तौर पर अपन आगे बढ़ पाएंगे। कहने का अभिप्राय ये है कि उसका सर्वांगीण विकास होगा। फिर है आध्यात्मिक। आध्यात्मिकता का अभिप्राय ये है कि व्यक्ति को 4 आश्रमों में बांटा गया। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, ये 4 अवस्थाएं बताई गई। व्यक्ति की उम्र 100 वर्ष बताई गई। उस 100 वर्ष में 1 से 25 जो ब्रह्मचर्य जीवन है, व्यक्ति शिक्षा दीक्षा ग्रहण करे। फिर 26 से 50 तक गृहस्थ आश्रम जीवन व्यतीत करे। परिवार और जो भोगविलासी वस्तु उसका उपभोग कर सकता है। फिर उसके बाद में जो वानप्रस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम में ये कहा गया है कि व्यक्ति 51 से 75 साल तक, जो 25 वर्ष का जो समय है, उसमें जन सेवा करे। फिर जन सेवा करने के बाद व्यक्ति को संन्यास धारण कर लेना चाहिए, अर्थात तो जंगलों में जाकर भगवान की प्राप्ति करे। और जब वो भगवान की प्राप्ति करेगा, निश्चित तौर पर उसको जो आध्यात्मिक है, जो अपने हिंदू धर्म के, जो वैदिक धर्म के जो 4 पुरुषा होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों को निश्चित तौर पर जो पहले धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों को निश्चित प्लेट के अनुसार करेगा तो व्यक्ति का जो अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष, वो मोक्ष मिल जाएगा। यही अरस्तु के द्वारा सर्वांगीण विकास बताया गया है। तो अपन ये कह सकते हैं कि राज्य की उत्पत्ति मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हुई है। अपन इसको एक बार इस प्रकार से वर्णन कर सकते हैं, तो आप सुने। अरस्तु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति जीवन की आवश्यकताओं से होती है। राज्य की उत्पत्ति अरस्तु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति जीवन की आवश्यकताओं अरस्तु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति जीवन की आवश्यकताओं से होती है। अपनी दैनिक आवश्यकताओं को जुटाने के लिए एवं जीवन को सुंदर एवं सुखमय बनाने के लिए व्यक्ति को अनेक समुदायों की आवश्यकता होती है। और जब अनेक समुदायों की आवश्यकता होती है, इस समुदाय द्वारा ही व्यक्ति आत्मनिर्भर एवं पूर्णता या पूर्ण रूप से वो व्यापक होगा और यह पूर्णता प्राप्त कर सकता है। राज्य के अस्तित्व का एक प्रमुख कारण व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना है। राज्य का मेन मकसद यही है कि व्यक्ति आत्मनिर्भर बने। अरस्तु के अनुसार सर्वप्रथम परिवार की स्थापना हुई। परिवार से गांव, गांव से नगर, नगर से राज्य, राज्य व्यक्तियों का अंतिम और श्रेष्ठतम समुदाय है। राज्य, परिवार व गांव का ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर बनाना है। तो अपन ये कह सकते हैं कि अरस्तु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना है। और जब व्यक्ति आत्मनिर्भर होंगे तो वो आत्मनिर्भरता कहां से प्राप्त कर सकेंगे? राज्य से। जब राज्य से अपन आत्मनिर्भरता प्राप्त करेंगे तो स्थायी और पूर्ण रूप से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सकेगा। तो अपन ये कह सकते हैं
राज्य की उत्पत्ति में व्यक्ति का सर्वांगीण विकास और व्यक्ति आत्मनिर्भर बने। इसके बाद में अरस्तु ने राज्य की जो विशेषता बताई वो देखें। राज्य की विशेषताएं, पहली विशेषता है कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। स्वाभाविक मनुष्य के स्वभाव के अनुसार, तो अपन ये कह सकते हैं कि अरस्तु राज्य को एक स्वाभाविक संस्था मानता है। अपन ये कह सकते हैं अरस्तु राज्य को एक स्वाभाविक संस्था मानता है। उसका कहना है कि राज्य का जन्म मनुष्य की समस्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए हुआ है। तो अपन ये कह सकते हैं कि अरस्तु ने यह कहा है कि राज्य की उत्पत्ति मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हुई है। उसके सर्वांगीण विकास के लिए स्वाभाविक रूप से हुआ है और व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है, जो हम पहले ही बता चुके हैं। राज्य के बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। राज्य के बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता वह या तो देवता है या पशु है। ये निश्चित तौर पर उनका जो शब्द है, अरस्तु ने ये कहा कि राज्य, अगर कोई व्यक्ति राज्य के बिना रह सकता है वो या तो पशु है या देवता है। तो कहने का मतलब राज्य में रहकर ही व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास करता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि अरस्तु महोदय ने राज्य को एक स्वाभाविक संस्था बताया है। राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। तो उसके बाद में राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। दूसरी विशेषता राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन। हाँ, कहने का अभिप्राय अरस्तु ने यह कहा कि राज्य व्यक्ति से पहले का संगठन है। राज्य व्यक्ति से पहले का संगठन है। अरस्तु कहता है कि राज्य एक पूर्ण समुदाय है और व्यक्ति केवल एक तत्व। राज्य पूर्ण समुदाय है और व्यक्ति एक तत्व। राज्य को शरीर का रूप दिया है और व्यक्ति के जो अंग है उसको समुदाय का। तो अपन ये कह सकते हैं कि राज्य एक पूर्ण समुदाय और व्यक्ति केवल एक तत्व है। पूर्णता पहले आती है और उसके बाद में अंग आते हैं। पहले परिपक्वता आएगी, फिर परिपक्वता के बाद में अंग आएंगे। इसलिए राज्य व्यक्ति से पहले है। समय की दृष्टि से परिवार पहले है, परंतु प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले है। यानी समय के अनुसार चले तो परिवार पहले है और प्रकृति के अनुसार चले तो राज्य पहले है। तो कहने का अभिप्राय राज्य की तुलना व्यक्ति के शरीर से की गई है। पहले शरीर आया, उसके बाद में अंग आए। तो कहने का मतलब राज्य व्यक्ति से पहले का संगठन है। तो अपन ये कह सकते हैं कि पहले व्यक्ति, फिर उसके बाद में राज्य। वर्तमान समय की उपज ये कहती है कि पहले परिवार बाद में राज्य। वर्तमान समय यह कहता है, लेकिन वक्त की नजाकत को देखते हुए प्रकृति के अनुसार अरस्तु महोदय ये कहता है कि राज्य पहले है, बाद में परिवार या व्यक्ति है।
तो कहने वाला व्यक्ति के शरीर से राज्य की तुलना की है। उन्होंने ये कहा अरस्तु ने, राज्य एक पूर्ण समुदाय है। जिस प्रकार से व्यक्ति का शरीर पहले बनता है, उसके बाद में अंगों का निर्माण होता है। तो कहने का मतलब राज्य एक पूर्ण संगठन है। दूसरी विशेषता ये रही है अरस्तु महोदय की। उसके बाद में अरस्तु ने राज्य सर्वोच्च समुदाय है, राज्य सर्वोच्च समुदाय है। दूसरी विशेषता अरस्तु ने यह बताया कि राज्य सर्वोच्च समुदाय। अरस्तु महोदय ने कहा कि सर्वोपरि अगर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है तो राज्य में रहकर ही व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, राज्य से बाहर नहीं कर सकता है। कहने का अभिप्राय अरस्तु ने ये कहा व्यक्ति को राज्य की आवश्यकता होती है। अगर कोई व्यक्ति जिस व्यक्ति को राज्य की आवश्यकता नहीं होती है वह व्यक्ति या तो पशु है या फिर देवता है या फिर दानव। इसी आधार पर अरस्तु ने राज्य को सर्वोपरि बताया है, क्योंकि राज्य में ही व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है, राज्य में ही व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो इसको इस प्रकार से अपन कह सकते हैं अरस्तु के अनुसार राज्य एक सर्वोच्च समुदाय है। अरस्तु के अनुसार राज्य एक सर्वोच्च समुदाय है। राज्य में अनेक प्रकार की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक संस्थाएं होती हैं। राज्य में अनेक प्रकार की, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे राजनीतिक हो, ये सभी प्रकार की संस्थाएं होती हैं, सभी प्रकार के संगठन होते हैं। लेकिन ये संगठन अपना विकास तभी कर सकते हैं जब राज्य हो। ये केवल राज्य के अंदर ही कार्य करते हैं और राज्य के अधीन होते हैं। ये जितने भी संगठन है राज्य के अधीन ही रहते हैं और राज्य के अंदर रहकर ही अपना कार्य करते हैं। ये सब संस्थाएं मनुष्य की समस्त आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकती है। अरस्तु ने ये कहा चाहे राजनीतिक हो, राजनीतिक संस्था व्यक्ति के राजनीतिक विचारों के बारे में, राजनीति के बारे में सिखाएगी, आर्थिक अर्थ से संबंधित सिखाएगी और सामाजिक समाज के बारे में सिखाएगी। लेकिन राज्य सब गुण सिखाएगा, सभी संस्थाओं का विकास करेगा। जबकि चाहे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक ये एक धर्म विशेष, राज्य विशेष एक संगठन से संबंधित है, जबकि राज्य अपनी आवश्यकताओं, मनुष्य की जो पूर्ण आवश्यकता है, पूरी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि राज्य एक सर्वोच्च समुदाय है। उसके बाद में राज्य का स्वरूप जैविक है। राज्य का स्वरूप जैविक है। राज्य का स्वरूप जैविक है। कहने का अभिप्राय यही है कि राज्य समुदायों का समूह है। राज्य समुदायों का समूह है। समूह से ही समुदाय बना और समुदाय से ही राज्य बना। कहने का मतलब व्यक्ति, परिवार, गांव, नगर और राज्य। तो इसलिए राज्यों का जैविक संस्था के रूप में जाना जाता है। तो इसमें देखिए अरस्तु के राज्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता उसका जैविक स्वरूप है। अरस्तु राज्य को समुदाय कहता है। उसने राज्य की तुलना शरीर और व्यक्ति की तुलना हाथ जैसे अंगों से की है। कहने का अभिप्राय राज्य की तुलना शरीर से और व्यक्ति की तुलना हाथ जैसे अंगों से की है। उसने कहा कि जिस प्रकार शरीर के किसी एक अंग उसने कहा कि जिस प्रकार शरीर के किसी एक अंग में अत्यधिक गति होने से समस्त
शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। उसी प्रकार राज्य किसी एक तत्व की अधिकता होने पर राज्य का स्थायित्व या राज्य पर उसका इफेक्ट पड़ता है। कहने का मतलब राज्य एक जैविक संस्था है, राज्य समुदायों का समुदाय है। राज्य की तुलना अरस्तु ने व्यक्ति के शरीर से की है और व्यक्ति के शरीर में जो अंग है जिसे हाथ है, हाथ की तुलना उसने अंग से की है। व्यक्ति के जो अंग है जिसे हाथ है, हाथ की तुलना व्यक्ति के अंग से की है। तो उसने ये कहा कि जिस प्रकार से अगर शरीर में किसी तत्व की अधिकता हो जाती है, जिस प्रकार किसी तत्व की अधिकता हो जाती है जिससे मनुष्य का शरीर डामाडोल हो जाता है, स्थिति नाजुक हो जाती है, उसका संतुलन बिगड़ जाता है, तो उस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए अपन को उस पर इस प्रकार की जो व्याधि है या किसी प्रकार का रोग उसको कंट्रोल करने के लिए अपन दवाई या मेडिसिन का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार राज्य भी एक जैविक स्वरूप है और राज्य और शरीर की तुलना व्यक्ति अरस्तु ने एक दूसरे से समकक्ष की है और जब समकक्ष है तो राज्य एक जैविक स्वरूप है। तो कहने का मतलब संतुलन, राज्य और शरीर में संतुलन होगा तभी अपना सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, अपन 100% दे सकते हैं। अगर अपना संतुलन गलत है, सही नहीं है, सही दिशा में नहीं है, तो अब राज्य का विकास नहीं होगा, व्यक्ति के शरीर का भी विकास नहीं होगा। तो कहने का अभिप्राय राज्य ने अपनी एक अगली विशेषता ये बताया है कि राज्य एक आत्मनिर्भर संस्था, राज्य एक आत्मनिर्भर संस्था है। राज्य एक आत्मनिर्भर संस्था है। राज्य एक आत्मनिर्भर संस्था। कहने का अभिप्राय यह है कि अरस्तु राज्य को आत्मनिर्भर संस्था बताया है और जब आत्मनिर्भर कब होंगे, व्यक्ति स्वाधीन होंगे, व्यक्ति का संतुलन होगा, व्यक्ति एक राज्य का एक जैविक स्वरूप होगा। जब व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करेगा, उन्होंने ये कहा सद्गुण का व्यक्ति में सद्गुण होना जरूरी है। सद्गुण के आधार पर व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार उसको जो राज्य के संसाधन है वो संसाधन देंगे, संसाधनों का बंटवारा करेंगे। तो राज्य को एक आत्मनिर्भर बनाने के लिए अरस्तु ने उस प्रकार से उसको परिभाषित किया। वो देखे अरस्तु के अनुसार आत्मनिर्भरता से तात्पर्य है कि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करता है। राज्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति खुद करता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। राज्य में ऐसे भौतिक साधनों और ऐसी नैतिक प्रेरणाओं और भावनाओं की उपस्थिति है जो किसी भी प्रकार की बाहरी सहायता पर निर्भर हुए बिना मानव का पूर्ण विकास कर सकती है। कहने का मतलब राज्य में ऐसी कैपेसिटी है, राज्य में ऐसी क्षमता है कि वो बिना दूसरे की सहायता लिए व्यक्ति अपने राज्य में जो व्यक्ति है उनका स्वांगीण विकास कर सकता था, उनकी सहायता कर सकता है। व्यक्ति अपने आप, राज्य अपने आप में आत्मनिर्भर है। अगली विशेषता राज्य की विविधता में एकता। जिस प्रकार विविधता में एकता बोलो, राज्य की विविधता में एकता। जिस प्रकार से भारतीय संविधान की एक सबसे अच्छी विशेषता अनेकता में एकता। जैसे कहीं पे नदी है, कहीं पे नाले हैं, कहीं पे समुद्र है। भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है, कहीं पे पहाड़ है, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग वर्गों के, स्त्री पुरुष, ये सब अलग अलग भागों में डिवाइडेशन करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन फिर भी अनेकता होते भी एकता है। उसी प्रकार अरस्तु ने
ये कहा कि विविधताओं में एकता है, विविधताओं में एकता है, विविधताओं में एकता को देखे। अरस्तु के अनुसार राज्य का निर्माण विभिन्न तत्वों से मिलकर बना है। अरस्तु ने यह कहा कि राज्य एक तत्व से मिलकर नहीं बना है बल्कि अनेक तत्वों से मिलकर बना है। जिस प्रकार मधुर संगीत विभिन्न रागों और तालों से बनता है, उसी प्रकार आदर्श राज्य का निर्माण उसके विभिन्न अंगों में उचित सामंजस्य और संगठन के आधार पर ही होता है। उन्होंने ये कहा कि राज्य का निर्माण किसी एक तत्व से नहीं बनता है, अनेक तत्वों से मिलकर राज्य का निर्माण होता है, जैसे जनसंख्या, प्रदेश, भूप्रदेश, सरकार, है ना। तो कहने का मतलब अरस्तु ने एक आदर्श राज्य की स्थापना की, और जब आदर्श राज्य की स्थापना की तो उनमें से आदर्श राज्य की स्थापना में अनेक तत्वों का प्रतिपादन किया। वो इस प्रकार से हम अरस्तु ने आदर्श राज्य के लिए अनेक तत्व बताए। वो पहला है आदर्श राज्य का लक्ष्य व्यक्ति का नैतिक विकास करना। अरस्तु ने यह कहा कि आदर्श राज्य के जो तत्व है उनमें यह कहा कि राज्य का मेन लक्ष्य यही होना चाहिए कि व्यक्ति का नैतिक विकास हो, कि व्यक्ति सद्गुणी हो। दूसरा उसने ये कहा कि मध्यम मार्ग का सिद्धांत अपनाया। जो मध्यम मार्ग था उनमें संवैधानिक तंत्र पर बल दिया गया, जैसे असेंबली के बाद उन्होंने मजिस्ट्रेसी, जिसको अपन शासन करने वाले अधिकारी भी कहते हैं, फिर उसके बाद में न्यायालय। जिस प्रकार से वर्तमान में जो व्यवस्थापिका है उसको असेंबली के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान में कार्यपालिका है उसको शासन चलाने वाली मजिस्ट्रेसी के नाम से संबोधित कर सकते हैं। और जो जस्टिस है जो न्याय को चलाने वाली वो न्यायपालिका, उसको न्याय किया गया। अब उन्होंने अरस्तु बोलते ने न्याय को दो भागों में बांटा, एक वितरणात्मक न्याय, एक तो वितरणात्मक न्याय और एक प्रतिवर्ती न्याय। वितरणात्मक न्याय था वो बड़ा ही सहज था अरस्तु का, और जब सहज था तो उन्होंने ये कहा कि जो वितरणात्मक न्याय है, अरस्तु जो राज्य के संसाधन है उन संसाधनों का वितरण राज्य के द्वारा निर्धारित करेगा, राज्य कानून बनाएगा, और जब राज्य कानून बनाएगा तो कानून का मेन जो लक्ष्य होगा वो व्यक्ति की योग्यता होगी, और योग्यता ज्यामितीय आधार है। जो व्यक्ति का जो साध्य है, व्यक्ति का जो ज्यामितीय आधार है, ज्यामिति का जो साध्य है यानी कि सद्गुण है, योग्यता का मापन किस आधार पर होगा, सद्गुण। और जो व्यक्ति सबसे ज्यादा सद्गुण होगा वो राज्य के संसाधनों का उपयोग कर सकता है। तो कहने का मतलब अरस्तु ने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विकल्प दिए, जैसे न्याय के दो रूप बताए, वितरणात्मक न्याय और प्रतिवर्ती न्याय। और जो वितरणात्मक न्याय में यह कहा कि राज्य की जो संसाधनों का वितरण वो व्यक्ति राज्य के अनुसार किए जाएंगे, एक राज्य के अनुसार किस आधार पर किए जाएंगे, योग्यता के आधार। और योग्यता का मापन क्या होगा, सद्गुण। जब सद्गुण है तो निश्चित तौर पे जो व्यक्ति जितना योग्य है, सक्षम है, उसको राज्य के संसाधन को उपयोग करने का उतना ही अधिकार होगा। तो कहने का अभिप्राय यही है कि जो अरस्तु ने ज्यामिति के आधार पर वितरणात्मक न्याय का प्रतिपादन किया, उसी प्रकार अरस्तु ने प्रतिवर्ती न्याय का भी रूप दिया। प्रतिवर्ती न्याय के अनुसार उसने यह कहा कि समान अपराध के लिए समान दंड। जो व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति की आंख फोड़ देता है तो अगले व्यक्ति की भी उसकी आंख फोड़ देना चाहिए, समान। उन्होंने ये कहा कि उनका आधार अंकगणितीय आधार पर होना चाहिए। अरस्तु ने उसका मापन किस आधार पर बताया, प्रतिवर्ती न्याय में अंकगणित आधार पर, और वितरणात्मक न्याय में क्या बताया, ज्यामिति के आधार पर। समान अपराध के लिए समान दंड, समान न्याय के लिए समान दंड, तो ये प्रतिवर्ती न्याय है। तो कहने का मतलब राज्य
को जो सर्वोच्च बनाने के लिए अरस्तु ने राज्य की जो विविधता है, उस विविधता में राज्य को सर्वोच्च बनाने के लिए राज्य ने अनेक तत्व दिए। उसमें पहला था व्यक्ति का नैतिक विकास। नैतिक विकास के बाद में दूसरा पॉइंट था मध्य मार्ग। मध्य मार्ग के बाद में कानून की सर्वोच्चता। कानून की सर्वोच्चता के दो रूपों में बताया। उसके बाद तो जनसंख्या। उन्होंने कहा राज्य के बारे में, राज्य की जनसंख्या एक निश्चित मापदंड होना चाहिए। जब निश्चित मापदंड हो तब जाकर राज्य अपनी व्यक्ति के लिए आधार सुविधाएं जुटा सकता है। उसके बाद में प्रदेश, निश्चित प्रदेश होना चाहिए और निश्चित प्रदेश के माध्यम से ही व्यक्ति जो राज्य है राज्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है। कहने का अभिप्राय ये है कि अरस्तु एक राज्य, एक प्रदेश, एक जनसंख्या, नागरिकता का अभिप्राय ये नहीं है कि व्यक्ति वहां पर जन्मा हो या किसी अन्य कारण से व्यक्ति वहां की जो आधारभूत सुविधाएं हैं, नागरिक अपनी बुद्धिमत्ता और मेल मिलाप के माध्यम से वहां पर अपने शिकंजे कस सके और वहां की जो नागरिकता हासिल कर रही है वो वहां की नागरिकता है। उसके बाद में शिक्षा पर भी बल दिया। शिक्षा के बाद में राज्य की क्या स्थिति होनी चाहिए, राज्य की विभिन्न वर्ग। तो कहने का अभिप्राय यही है कि राज्य एक आदर्श राज्य के रूप में अनेक तत्व बताए। उसके बाद में जो राज्य की विशेषता है वो देखे, उसकी जो नेक्स्ट विशेषता है वो देखे। राज्य की विविधता में एकता के बारे में बताया। उसके बाद में राज्य एक कर्मिक विकास है। राज्य का एक कर्मिक विकास है। राज्य का एक कर्मिक विकास। इसमें कभी कभार ये भी बताया कि व्यक्ति राज्य की पूर्ति संस्था है, लेकिन राज्य एक कर्मिक विकास है। पद सोपान, सिद्धि व सिद्धि। पहले व्यक्ति से परिवार बना, पहले व्यक्ति से परिवार बना, बहुत से परिवार मिलकर गांव बने, गांव से मिलकर राज्य, गांव से बनकर नगर बने और नगरों से राज्य बने। तो कहने का पद सोपान के आधार पर भी राज्य का विकास हुआ है। जिसकी एक दूसरी अगली नेक्स्ट विशेषता है, उसको आप इस प्रकार से देख सकते हो। अरस्तु के अनुसार राज्य का कर्मिक विकास हुआ है। अरस्तु के अनुसार राज्य का कर्मिक विकास हुआ है। व्यक्ति, परिवार, ग्राम इसके अंग है, ये एक दूसरे से संबंधित है। व्यक्ति, परिवार, गांव ये इसके अंग है, एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से संबंधित है और इनका कर्मिक विकास होता है और अंत में पूर्ण रूप से विकसित हो जाने पर राज्य का निर्माण हो जाता है। कहने का मतलब अरस्तु ने यह कहा राज्य का कर्मिक विकास हुआ है। सर्वप्रथम व्यक्ति का निर्माण हुआ। व्यक्ति एक दूसरे से वैवाहिक संबंध स्थापित करके परिवार बना, परिवार से समूह बने, समूह से कबीले बने, कबीले से गांव बने और गांव से नगर बने और नगर से राज्य बने। और वर्तमान में जो स्थिति है राष्ट्रीय राज्य की, वो आपको राज्य का स्वरूप मिल गया। वैसे मुख्य तौर पर राज्य के निर्माण में 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। मैं आपको उन्हें बता देता हूँ, अगर पहले नहीं बताया गया। वैसे बीए पार्ट फर्स्ट ईयर में की क्लासों में पहले ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे बच्चों। तो राज्य का निर्माण 4 तत्वों से मिलकर बनता है। सर्वप्रथम है भूभाग, फिर उसके बाद में भूभाग जिसको अपन धरती, धरा, पृथ्वी के नाम से संबोधित करते हैं। उसके बाद में दूसरा रूप है जनसंख्या। अरे धरती होगी तभी तो जनसंख्या का निर्माण होगा। जब जनसंख्या के बाद में तीसरा रूप है सरकार। अरे जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से उसको कंट्रोल करने के लिए जनता अपने में से कुछ प्रतिनिधि चुनती है और उन प्रतिनिधियों में से ही सरकार बनती है। और सरकार क्या है? शासन को क्रियान्वित करने वाली संस्था। संस्था के बाद में
सरकार अपनी मनमानी ना करे, अपनी मनमर्जी ना करे, अपनी दादागिरी स्थापित ना करे, इसके लिए उन्होंने संप्रभुता सिद्धांत दिया। संप्रभुता तो अपन ये कह सकते हैं कि राज्य 4 तत्वों से मिलकर बना है, लेकिन अरस्तु के राज्य का निर्माण व्यक्ति से परिवार, परिवार से समूह, समूह से कबीले, कबीले से गांव, गांव से राज्य, नगर, नगर से राज्य और राज्य से राष्ट्र, राज्य का बने गया। तो कहने का अभिप्राय है मुख्य तौर पर राज्य का निर्माण 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। भूभाग जिसको अपन धरती, धराव, पृथ्वी के नाम से संबोधित करते हैं। जनसंख्या आम जनता, सरकार जो शासन को क्रियान्वित करने वाली, देश को शासन को क्रियान्वित करती है, और संप्रभुता अंग्रेजी के सॉवरेंटी, संप्रभुता हिंदी में संप्रभुता कहते हैं, अंग्रेजी में सॉवरेंटी कहते हैं। सॉवरेंटी शब्द लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, सुपर प्लस एनस। सुपर का मतलब सर्वोच्च, एनएस का मतलब शक्ति, अर्थात सर्वोच्च शक्ति। तो अपन ये कह सकते हैं कि अंतिम शक्ति किसके हाथ में होती है? जनता के हाथ में, संप्रभुता में, ना कि अरस्तु का जो राज्य का जो सिद्धांत उसके हाथ में। अरस्तु ने यह कहा कि संविधान राज्य की पहचान है, संविधान राज्य की पहचान है। निश्चित तौर पर अरस्तु एक ऐसा प्रचंड विद्वान था, ऐसा प्रतिभाशाली विद्वान था जो भविष्य की सोचने वाला था। उन्होंने संविधान के 3 रूप बताए। मुख्य तौर पर तो संविधान को 2 आधारों पर बांटा गया, एक संख्या के आधार पर, पहला संख्या के आधार पर, दूसरा उद्देश्य के आधार पर। संख्या के आधार पर एक व्यक्ति का शासन, जिसको अपन राजतंत्र कह सकते हैं। दूसरा एक से अधिक व्यक्तियों का शासन, उसको राजतंत्र के कुलीन तंत्र कह सकते हैं। और बहुत से लोगों का शासन, जिसको जो जनता द्वारा होता है, उसको अपन प्रजातंत्र कह सकते हैं। तो उद्देश्य यही है कि जनता का भला करना है। तो संविधानों का वर्गीकरण उसने 3 रूपों में किया, वो देखेंगे आगे। फिर राज्य में शासन में भेद। अरस्तु ने राज्य और शासन में भेद किया, और राज्य और शासन में भेद करने के उपरांत ही अरस्तु ने एक ऐसी विचारधारा का प्रतिपादन किया जो आगे जाकर भारतीय जो राजनीति में उसको अपनाया गया। उसमें देखे अब उसके बाद में आज की क्लास बच्चों यहाँ पे समाप्त होती है। ये राज्य की विशेषताएं है। अब नेक्स्ट क्लास में आपका क्या टॉपिक होगा वो आगे अपन देखते हैं। उसमें संविधानों का वर्गीकरण के बारे में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे।